ठीक है, तो सेक्शन ए, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए, A1, A2, A3, डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हो तुम लोग, अगर किसी में डाउट आता है तो। ठीक है, A4, कोई डाउट नहीं सेक्शन ए में? हाँ बोलो हेरम। सर A4 का फोर्थ। A4 का फोर्थ, ठीक है, देख लो। रियल नंबर्स, तो एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, चलो यहाँ पे ये याद भी रखनी है हमें, जब तक क्वाड्रेटिक हमारा नहीं स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक में हम उसका प्रूफ देखेंगे। मान लो कोई क्वाड्रेटिक है, ये तो सभी को पता होगा कि ये क्वाड्रेटिक होता है ना, A नॉट इक्वल टू 0, है कि नहीं? यस सर। इसमें अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो जाता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव एंड इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव, तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होता है, ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होता है। अभी के लिए तो बस ये याद रख लो तुम लोग, इसका प्रूफ हम देखेंगे क्वाड्रेटिक टॉपिक में। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव, तो ये f of x, then f of x is greater than 0 for x belongs to R। सारे x के लिए ये for होता है मैथ्स में, इसको for रीड करते हैं हम उल्टे a को, बीच में एक है, f of x is greater than 0 for x belongs to R होता है। अगर ये वैल्यू होल्ड कर रहा है यहाँ पे किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, ठीक है, तो वो देख लो वहां पे। इसमें ये बताओ तुम, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1, 1। तो पॉजिटिव है, एंड इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है? डिस्क्रिमिनेंट मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है जी। यस। तो 4 माइनस 8 है ना, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 8, तो निगेटिव है। तो देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव, तो ये हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो वहां क्या, वहां पे वही दिया हुआ है क्या? x is real number and x square plus 2x plus x square plus 2x plus 2 greater than or equal to 0। यस सर। तो x square plus 2x plus 2 अगर ऐसा होता है, is greater than 0 आएगा फॉर x belongs to R। मतलब सारे x के लिए अगर पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे बताओ इस सेट में? सारे x के लिए नंबर लाइन के ऊपर जितने भी x आएंगे सबके लिए पॉजिटिव है ये, तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है कि सेट। नहीं? चलो क्लियर है ना? अब ये थोड़ी, जब तक क्वाड्रेटिक नहीं शुरू हो जाता तब हाँ। तक ये याद रख लेना, बस ये लिख भी लेना तुम लोग, जब हम मेथड ऑफ इंटरवल देखेंगे उसमें भी ये यूज होगा, ये वाला कंसेप्ट कि कोई क्वाड्रेटिक कब पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो ये लिख लो अभी, ये बाद में भी इंटरवल में काम में आएगा, और इसका प्रूफ हम देखेंगे क्वाड्रेटिक में। ठीक है, A4 क्लियर है हेरम? हाँ सर। अच्छा, तो एक और कौन सा है? A4 का फर्स्ट। ठीक है, A4 का फर्स्ट देख लो। A4 के फर्स्ट में क्या है? x इज अ रियल नंबर एंड x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये देख लो इसके फैक्टर्स, अभी हमने आइडेंटिटीज भी देख ली है, x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये कब 0 होगा? या तो ये 0 हो जाए या ये 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1। x की कितनी वैल्यूज आ रही है जिसके लिए ये होल्ड करता है? 2। 2। तो इसकी वजह से क्या, तो क्लियर है ना वहां पे, फाइनाइट सेट गिवन है, आंसर सही है ये, क्लियर है? यस सर।
1 एंड माइनस Yes, 1 sir. आता है, तो ये फाइनाइट सेट है। इसको सिंगलटन तो नहीं कह सकते, फाइनाइट कहेंगे। और कोई डाउट सेक्शन ए में? हाँ बोलो कल्याणी। सर A2 का सेकंड। A2 का सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे A2 के सेकेंड में हमें सेट बिल्डर फॉर्म क्या गिवन है, x सच दैट x इज इक्वल टू 3 लैम्डा, ठीक है। एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर है, ध्यान रखना यहाँ पे x बिलोंग्स टू इंटीजर है। कंडीशन के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया करना, x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्या गिवन है, लैम्डा 1 to 3 के बीच में। तो ये बताओ यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 लैम्डा है एंड इस सेट में जो x वैल्यूज लेगा यहाँ पे वही वैल्यूज आने वाली है, क्योंकि x सच दैट है, वेरिएबल x है कि नहीं। तो पहले तो 3 लैम्डा कहाँ से कहाँ वैरी करता है वो देख लेते हैं। लैम्डा अगर 1 to 3 है तो तुम बताओ 3 लैम्डा किसके बीच में वैरी करेगा, कौन बताएगा? 3 और 9 के बीच। 3 to 9 के बीच में है कि नहीं। इस पूरे को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये देख लो, ये 3 लैम्डा और ये 9 हो गया। तो 3 लैम्डा ही तो हमारा x है, ये देख लो 3 लैम्डा ही x है। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 9 एंड x बिलोंग्स टू हमें इंटीजर गिवन है, तो इसके बीच में जो भी इंटीजर्स आएंगे वो x लेगा। और यहाँ पे ले ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसका मतलब x 3 के इक्वल हो सकता है, जैसे हमने सेट्स में देखा। ये लेस देन और इक्वल टू 9 है, तो यहाँ पे x 9 हो सकता है, ले सकता है ये वाली इंटीजर वैल्यू। तो इसमें आ जाएंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर है ये? यस सर। यहाँ पे कंडीशन बस कंफ्यूजन ये हो जाता है, कभी कभी तुम लैम्डा की तुमने इंटीजर वैल्यू ली होगी 1 2 3, लेकिन वो लैम्डा इंटीजर नहीं है, एक्स इंटीजर है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका थोड़ा सा। सेक्शन ए में और कोई डाउट? ठीक है। सेक्शन बी सर एक सर डाउट भी था। कौन सा है? B1 में है? सर नहीं सर, इसमें ही वो लास्ट स्टेप एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। कौन सी? ये 3 लैम्डा, ये हाँ। 3 और 9 के बीच में वो अब जैसे x ये कैसे हो गया लैम्डा बाद 1 में? 2 3 है, ये गिवन है हमें। अब 3 लैम्डा चाहिए था ना, तो इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई सिर्फ लैम्डा थोड़ी होगा, ये सारे नंबर्स यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है कि नहीं। यस सर। तो ये 1 इंटू 3, ये 3 इंटू 3 9। अब यहाँ पे 3 लैम्डा ही तो हमारा x है, तो देख लो x 3 लैम्डा x है, सर और आ गया x ही तो हमें इंटीजर चाहिए था। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद सेक्शन बी में कौन सा है डाउट? हाँ बोलो उत्कर। सर B1 का थर्ड बताइए। हाँ B1 का थर्ड, ठीक है। और कोई डाउट सेक्शन बी में? B3। ओके चलो ठीक है, दोनों देख लेते हैं। इसके अलावा और कोई डाउट? ठीक है, तो B1 का थर्ड, तो यहाँ पे देख लो, ये सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3, सेट बी में एलिमेंट्स है 3 4 एंड सेट सी में एलिमेंट्स है 4 5 6, ठीक है। ये एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे बी यूनियन सी ये आ जाएगा 3 4 5 6। क्लियर है ये? बी यूनियन सी करेंगे तो ये एलिमेंट्स आएंगे। और अब यहाँ पे क्या बोला गया, बी यूनियन सी माइनस है, मतलब हमें कौन से एलिमेंट चाहिए जो बी यूनियन सी में है लेकिन ए में नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स हमें चाहिए। तो कौन बताएगा कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 4 5 6। 4 5 6, ठीक है। लाइक 3 की अगर हम बात करते, 3 बी यूनियन सी में है एंड वो ए में भी है, तो इसकी वजह से वो हमें नहीं चलेगा, ठीक है।
फिर उसके बाद B3। तो B3 को हम वैल्यूज लेके समझते हैं, उससे अच्छे से क्लियर हो जाता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना, मेरे ख्याल से रिलेटिवली प्राइम सभी को क्लियर होगा कैसे नंबर्स होते हैं। को प्राइम। को प्राइम नंबर्स को ही हम रिलेटिवली प्राइम्स कहते हैं, लेकिन उसमें प्रॉपर्टी क्या होती है? HCF1 होता है। फोन होता है, ये सभी को पता है ना। उस दिन भी पता नहीं, अच्छा दूसरे बैच में बताया था जे में मैंने। बाकी लोगों को पता है क्या यहाँ पे? को प्राइम। नो। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, ऐसे दो नेचुरल नंबर जिनका HCF 1 होता है, ऐसे दो नेचुरल नंबर जिनका HCF 1 होता है उसको कहते हैं को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम। जैसे ये 1 2, इनका HCF कितना आता है बताओ? 1 ही आएगा ना इसका HCF। 1। सर फिर उसके बाद 2 3 का बताओ HCF कितना आता है? 1। 1 1। ऐसे ही 4 5 की अगर हम बात करेंगे 1। 1 1। 7 11 की बात करेंगे HCF 1 ही आता है। दो प्राइम 1। नंबर्स है ना, HCF तो 1 ही रहेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनको कहते हैं हम रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, या को प्राइम जिनका HCF 1 आता है। ठीक है, ऐसे दो नेचुरल नंबर जिनका HCF 1 है उसको कहते हैं को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम। चलो ठीक है, तो इसमें देख लेना, बोला गया है कि B एंड C आर रिलेटिवली प्राइम। B ग्रेटर देन 2 है, C ग्रेटर देन 2 है, तो दो रिलेटिवली प्राइम नंबर से तो हम B को 2 ले लेते हैं एंड C को 3 ले लेते हैं। चलेगा ना? ये समझने के लिए कर रहे हैं बस ऐसा, ताकि इजीली दिख जाए चीजें। ये भी ध्यान रखना होता है एग्जाम में, हर बार जनरल तरीके से जाना भी जरूरी नहीं होता है, कभी कभी डिपेंड करता है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हें समझ में आना चाहिए एग्जाम में कौन से क्वेश्चन में हम वैल्यूज लेके इजीली कर सकते हैं। ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है एग्जाम की, धीरे धीरे सीखोगे तुम लोग भी। ठीक है, ध्यान रखना, कभी कभी वैल्यूज लेके बहुत इजीली आ जाता है, जनरल वे में जाने से बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, दो रिलेटिवली प्राइम हमने ले लिया, लेकिन पहले इसको समझते हैं हम। अगर ये an है तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है, एंड इसमें कौन से एलिमेंट्स आने वाले? ax की वैल्यूज। an सेट में कौन सी वैल्यूज आने वाली है? ax की वैल्यूज, जहां पे x नेचुरल नंबर है। तो x नेचुरल नंबर तो हम 1 ले लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? एक a आएगी। 2 ले लेंगे तो 2a आएगी। 3 ले लेंगे तो 3a आएगी। इस तरीके से बढ़ते 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 आगे तक चले जाएंगे, है ना? तो मतलब यहाँ पे एक तरीके से क्या हो रहा है, a के मल्टीपल्स आ रहे हैं क्या? यस। 3a 4a 5a ऐसे चलता जाएगा, an में ये एलिमेंट्स आएंगे। तो ऐसे ही बताओ तुम, अब हमें वहां पे bn इंटरसेक्शन cn गिवन है ना, इज इक्वल टू dn आता है, तो b c एंड d में रिलेशन दिखाना था, तो हमने b की जगह पे 2 ले लिया, c की जगह पे 3। तो ये बताओ 2n में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 2 के मल्टीपल्स आएंगे? यस सर। an में a के मल्टीपल्स, तो इसमें 2 के मल्टीपल्स, तो क्या क्या है वो? 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 3 4 6 6 2 4 8 9 10 10 10 12, इस तरीके से चलते जाएंगे आगे। एंड 3n में Yes, कौन से sir. आएंगे बताओ? 3 6 3 9 6 9 12। 9 12 ऐसे आते 15 चले 18 जाएंगे। अब तुम बताओ यहाँ पे 2n इंटरसेक्शन 3n में कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं? कॉमन एलिमेंट्स कौन से इसमें? 6 6 12 12 18, 18 इसके बाद 18 ही आएगा ना, फिर 24। तो एक 24 तरीके से बताओ ये किसके मल्टीपल्स है? 6 के 6 6 के मल्टीपल्स है, तो यहाँ पे 2n इंटरसेक्शन 3n को हम 6n लिख सकते हैं, यस सर। यस। है ना? 2n इंटरसेक्शन 3n को हम 6n लिख सकते हैं।
तो यहां से देखो इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो हमें 6 वैल्यू देगा, है कि नहीं? 2 इंटू 3 6। Yes. सिमिलरली अगर ये है तो वहां पे b इंटू सी तो हमें d दे देगा, है कि नहीं? तो वहां Yes, से sir. बी सी इज इक्वल टू डी, ये रिलेशन आ जाता है। क्लियर है ये? Yes, sir. Sir. हाँ बोलो। कुछ कहना है किसी को? उसके बाद और कोई डाउट सेक्शन बी में? No, sir. ठीक है, पार्ट No. 2 में आ जाते हैं अब। पार्ट 2 सेक्शन ए A4. A4 और A4 सर। अच्छा A4 अभी रहने दो, हमने क्या इंटरवल्स नहीं देखे हैं। जब इंटरवल्स देखेंगे ना तब इसको करेंगे, मीन्स ये A4 एंड B1 ये दोनों रहने दो। जब हम इंटरवल्स देखेंगे इसके जस्ट बाद आने वाला जो हम अभी आइडेंटिटीज देख रहे हैं ना, उसके बाद इंटरवल्स पढ़ने वाले हैं हम, तो उसके बाद तुम इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। Sir, B7. सेक्शन ए में और कोई डाउट है क्या? A3 A3 तो A3 में x बिलोंग्स टू z मतलब ये इंटीजर होता है। यहाँ पे ये है ना x -3 to 3 के बीच में है एंड x बिलोंग्स टू z है, तो ये z फॉर इंटीजर होता है। इंटीजर के लिए दो नोटेशन होते हैं, एक तो i होता है या तो z होता है। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू इंटीजर है एंड x किसके बीच में वैरी कर रहा है? -3 to 3। तो यहाँ पे इंटीजर्स कौन से आएंगे? सेट ए में देख लो -2 आएगा, -1 0 1 2। क्या ये क्लियर है? अब Yes, sir. अब ये देख लो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है, तो इसके कितने सबसेट्स आएंगे? नंबर ऑफ 2 raised to सबसेट 5. 32. 2 की पावर 5 है कि नहीं? 25 तो 32। क्लियर है? ठीक है। सेक्शन बी में अब B1 तो रहने दो, B2 B7. B3 B4 B5 B5 sir. B5। पहले हम उसको सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें x इज इक्वल टू क्या गिवन है? 4n + 1 एंड n लेस देन और इक्वल टू 5 एंड n बिलोंग्स टू n है, ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो देख लो ये सेट ए में गिवन है, तो सेट ए में एलिमेंट्स कौन से आएंगे? पहले n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो x कितना आएगा? 5। x की वैल्यूज ही आने वाली है ना, वहां पे देख लो x सच दैट लिखा हुआ है, x सच दैट सेट बिल्डर फॉर्म में ए सेट। तो x की वैल्यूज ही, अब n इंटीजर है और n नेचुरल नंबर है लेस देन और इक्वल टू 5। तो इसमें कौन से नेचुरल नंबर्स आने वाले? 1 2 3 4 5। तो पहले हमने n की जगह पे 1 पुट किया तो ये 5 आ गया, n की जगह पे 2 तो 9, n की जगह पे 3 तो 13, n की जगह पे 4 17. 17 एंड 5 तो 21। ये एलिमेंट्स आएंगे ए में। एंड बी में देख लो, वहां पे अच्छे से देखना, प्रॉपर्टी ही 3n की है, मतलब ये जो 3n वैल्यूज लेगा वो सारे एलिमेंट्स बी में आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे x जो वैल्यूज लेगा वो आने वाले थे, लेकिन यहाँ पे 3n सच दैट मतलब 3n की जो वैल्यूज होगी वही सेट बी में आएगी। एंड n बिलोंग्स टू क्या? n लेस देन और इक्वल टू 9 है एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देख लो n की जगह पे पहले 1 तो 3, फिर उसके बाद 2 तो 6, 3 तो 9, इस तरीके से चलते जाएंगे कहाँ तक? उसके बाद 12 15 18 21 24 27। क्या ये क्लियर है क्या सेट बी? Yes. Yes, sir. Yes sir। Yes sir. आएंगे। अब इसके बाद क्या बोला गया है हमें? a - b, तो पहले a - b निकाल लेते हैं।
ए माइनस बी मीन्स क्या आएंगे, जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो 9 एंड 21 को छोड़ के तो 5, 13, 17, क्योंकि ये 9 एंड 21 बी में भी प्रेजेंट है। अब हमें चाहिए ए माइनस बी। अब कौन से एलिमेंट जो ए में है लेकिन ए माइनस बी में नहीं है, तो ये देख लो ए में 5 है, वो ए माइनस बी में भी है, तो क्या हम ले सकते हैं क्या यहाँ पे? नो सर। हमें कौन No, से sir. एलिमेंट चाहिए जो ए में है लेकिन ए माइनस बी में नहीं है? तो ऐसे दो ही एलिमेंट्स है, कौन से? 9 एंड 21। सही है ये? Yes, sir. यस सर। चलो, तो ये इसका आंसर है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. फिर उसके बाद B6, B7। Yes, sir. B7. ठीक है, B7 B7 देख लो। sir. अब यहाँ पे कौन सा B7 स्टेटमेंट, sir. पहला या दूसरा? दोनों sir. दोनों। ठीक है, पहला वाला देख लो। पहले वाले में क्या है, पहले ये देख, Z क्या है? Z इज सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स है। N क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और ये क्या है? B इज एनी सबसेट ऑफ R, ये गिवन है। तो तुम बताओ यहाँ पे Z इंटीजर्स है, N पॉजिटिव इंटीजर्स है, क्या मैं यहाँ पे N को Z का सबसेट बोल सकता हूँ क्या? यस सर। Yes. इंटीजर्स तो दोनों हो सकते हैं ना, पॉजिटिव निगेटिव। तो Z तो इंटीजर्स है, N पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब यहाँ पे जितने भी वैल्यूज आने वाली वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसका मतलब N को हम Z का सबसेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो तुम बताओ अब अगर हम N इंटरसेक्शन Z लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? Positive integers. मतलब N मिलेगा या Z मिलेगा? एन मिलेगा। N मिलेगा। क्या ये क्लियर है? क्योंकि ये पॉजिटिव Yes, sir. इंटीजर्स इंटरसेक्शन इंटीजर्स, तो दोनों का इंटीजर्स क्या आने वाले हैं? N ही आने वाला है। और फिर उसके बाद N यूनियन Z क्या आएगा बताओ? जेड। Z ही आएगा। Z. ठीक है, वेन डायग्राम देखिए क्या अपन ने? No. No, sir. आज देखेंगे, उसमें ये भी एक कर लेंगे। ये एक अगर दूसरे का सबसेट होता है तो वेन डायग्राम कैसी आती है। अभी के लिए तो मेरे ख्याल से सभी को ये क्लियर हो रहा होगा। ये पॉजिटिव इंटीजर्स और ये इंटीजर्स दोनों में कॉमन क्या आने वाला है? पॉजिटिव इंटीजर्स ही। और अगर ये होता है दोनों का यूनियन तो Z ही आ जाएगा। तो अब इसी की हेल्प से यहाँ पे देख लो LHS को। अच्छा, LHS में अभी एक लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी हम उसको वेन डायग्राम के बाद देखने ही वाले हैं। अभी के लिए बस ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसा होता है और वो लगता कब है, बाद में भी बताना है तो अभी बता देता, उसको ध्यान से सुन लेना। जब यहाँ पे यूनियन है एंड यहाँ पे इंटरसेक्शन है, मतलब दोनों जगह अपोजिट साइन होने चाहिए। यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे इंटरसेक्शन, या तो यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे यूनियन, तो दोनों जगह अपोजिट साइन होंगे, तो ऐसे केस में लगता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, कब लगता है ये क्लियर है? जब दोनों जगह अपोजिट साइंस होंगे, यूनियन इंटरसेक्शन से रिलेटेड। यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन आ रहा है तो यहाँ पे यूनियन आना चाहिए, एंड यहाँ पे यूनियन आ रहा है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आना चाहिए। ठीक है, लेक्चर चालू आहे हे दोन्ही डिस्टर्ब करता आम्हाला दोन्हींना. अरे ये घर पे डिस्टर्ब कर रहे हैं या यहाँ पे कोई कर रहा है? देवेन, देवेन यहाँ पे बोल रहे थे घर पे तुम? चल, जब घर पे थोड़ा सा साइड में रहा करो यार, जब क्लास चलती है थोड़ा क्लास वाला माहौल होना चाहिए। भले ही अभी वो जनरेट तो करना पड़ेगा। ठीक है, कितने लोग प्रॉपर सीटिंग करके बैठते हैं टेबल चेयर पे जब पढ़ाई करते, जब क्लास करते हैं? तो
बाकी लोग क्या ऐसे ही बेड पे लेट के पढ़ रहे हैं क्या? बोलो, ऐसे कोई डरने की जरूरत नहीं, वो भग गया तुरंत ही डर के। वो घर पे बोल रहा था, शायद कोई उसको डिस्टर्ब कर रहा था, माइक ऑन रह गया उसका, पूछते ही वो डर के चला गया। तो बता दो ना सर, घर पे बोल रहे थे, इतना क्या डरना है। और थोड़ा सा सीटिंग वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए जब भी तुम पढ़ते हो, जब भी तुम क्लास करते हो। ठीक है, पढ़ाई करते वक्त तो खास करके ये ध्यान रखना कि सीटिंग होनी चाहिए, उसका फायदा तुम्हें एग्जाम में मिलता है। ये बहुत सारी चीजें मैटर करती है एग्जाम हॉल में तुम्हारी। अगर मान लो तुम अभी कैसे भी बैठ के बेड पे लेट के पढ़ रहे हो, कॉपी ऐसे पीछे तकिया लगा हुआ है, नोटबुक है, पैर फैला के ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये सारी चीजें फिर तुम्हारे एग्जाम परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट होती है। भले ही तुमने अच्छे से पढ़ाई कर ली है, लेकिन तुम्हारी सीटिंग बढ़िया नहीं थी, ये नहीं थी, तो वहां पे जाके जब तुम्हें 6 घंटे बैठना होगा और बैठ के वहां पे दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तो लेकिन जो घर पे तुम्हारी आदत है ना बैठने की, ऐसे ही लेट के पढ़ने की, वो आदत तुम्हें नुकसान करेगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें ध्यान रखना। और घर वालों को भी थोड़ा सा समझा दो, जब क्लास चल रही होती तो सेपरेट रूम अगर मान लो हर एक को नहीं अवेलेबल हो पा रही है, तो थोड़ा सा एक शांत बैठा करे। ठीक है, घर वाले भी सुनेंगे, ऐसा थोड़ी ना इतना अगर ये कर रहे पेरेंट्स। तो सेपरेट रूम है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कभी कभी नहीं मैनेज हो पाता है, तो कोई नहीं, बस थोड़े टाइम के लिए जब तक क्लास चल रही है, पढ़ाई चल रही है, तो वो भी मानते, पेरेंट्स तो समझते इतना, वो तो जरूर ये करेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब लगता है, ये क्लियर है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. एक जगह यूनियन, एक जगह इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो, यूनियन यहाँ पे इंटरसेक्शन है लगेगा। अब वो लगेगा कैसे, तो ये एन यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बी के साथ एंड जेड के साथ, तो ये हो जाएगा एन यूनियन बी एंड एन यूनियन जेड। तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और बीच में कौन सा साइन रहेगा, जो ये वाला साइन रहता है ना, ये बीच में आ Intersection. जाएगा, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है? अगर मान लो ऐसा होता ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो कौन बताएगा क्या आ जाता इसका रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का? A intersection B union A intersection C. सही है, ए इंटरसेक्शन बी और फिर ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में क्या आएगा, यूनियन। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा है। अब तुम बताओ, एन यूनियन जेड को हम क्या लिख सकते हैं? Z. जेड। Z. तो क्या वहां से वो प्रूव हो गया, क्या उसके इक्वल आता है? पहला स्टेटमेंट सही है क्या? LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट देख लो, ये तो होगा पहला। दूसरे में क्या गिवन है हमें? ए इज अ सेट, जहां पे प्रॉपर्टी में ही देख लो क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, एन की जो वैल्यूज आएगी, जो कि कैसी रहेगी, नेचुरल नंबर्स, वो हमें चाहिए। एंड यहाँ पे एन किसके बीच में वैरी कर रहा है, 1 to 24, एंड एन इज मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। तो सेट ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? स्मॉल एन की वैल्यूज आने वाली है, नेचुरल वैल्यूज, जो क्या करती है, 1 to 24 के बीच में लाई करते हैं, 3 का मल्टीपल है, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, क्या ये वैल्यूज आएगी? Yes. यस। Yes. उसके बाद ये देख लो क्या बोला गया है, देयर एग्जिस्ट नो सबसेट ऑफ बी ऑन एन सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये तो गलत है ना। ये जैसे मान लो नेचुरल, वो एन क्या नेचुरल नंबर है, तो ये देख लो, ये बी मैंने अगर ये ले लिया, 1 2 3 4 5 6
7 8। क्या ये नेचुरल नंबर का सबसेट है क्या? बताओ। यस सर। है। Yes. इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 8. यहाँ पे कितने आ रहे थे? 8 ही है ना, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। तो क्या वो स्टेटमेंट सही रहेगा कि देयर एग्जिस्ट नो सबसेट बी ऑफ n such that number of elements in A is equal to number of elements in B? क्या ये सही है क्या? No. नो सर। गलत है ना, क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है। दिख गया हमें, एक तो मैंने दिखा दिया और ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट आएंगे सबसेट्स। तो इसमें ये ऑप्शन रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है बताता हूँ ऋषभ, एक बार ये हो जाने दो। B8, तो कोई डाउट रहेगा No, सेक्शन sir. बी में? नो सर। ठीक है, तो ऐसे ही होमवर्क करते रहना तुम लोग, ठीक है। जिन्होंने मान लो नहीं किया, किसी किसी की शायद ये फर्स्ट क्लास भी है, तो कोई नहीं। तो अभी शायद किसी ने तो मुझे मैसेज किया था कि लिंक भेज दो, मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा। कितने लोगों के लिए पहली क्लास है ये? सर मेरी पहली क्लास है ये। ओके, सिया, आर्या, स्वामीन, ठीक। अभी के लिए तो क्या कर लो तुम, लिंक से रिकॉर्ड होते हैं लेक्चर्स, तो उनकी लिंक्स मैं तुम्हें भेज दूंगा, तो तुम एक बार मुझे मैसेज कर सकते हो, जैसे एक ने किया है, भेज दूंगा मैं। और थोड़े 1-2 वीक बाद तुम्हारी इसकी रिकवरी क्लासेस भी लगेगी फिर से, ठीक है। अभी के लिए तो लेकिन वो रिकॉर्डेड देख के मैनेज कर लेना, 1 वीक तक की बात है, 1 या 1.5 वीक। उसके बाद रिकवरी लगेगी, फिर वहां पे फिर से होगी वो सारी चीजें, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देख लो यहाँ पे ऋषभ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में या तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इस तरीके के क्वेश्चंस में वो लगता है, ठीक है। जहां पे एक जगह यूनियन एक जगह इंटरसेक्शन है, या तो इंटरसेक्शन और यूनियन है, ऐसे केसेस में वो लगेगा, ठीक। अब इसमें वो लगता कैसे है, अब ये ए यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होगा बी के साथ, एंड ए यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होगा सी के साथ, और बीच में कौन सा साइन आएगा? जो यहाँ पे रहेगा, जो ब्रैकेट में 2 सेट्स रहेंगे उनके बीच में जो साइन है ना, वो यहाँ पे आएगा। सिमिलरली यहाँ पे देख लो, अब ये ए इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये हो गया, और बीच में यूनियन क्यों आया? इन दोनों के बीच का साइन। अब क्लियर है ऋषभ? चलो ठीक है, तो ये हो गया डिस्कशन। ऐसे ही टाइम टू टाइम डिस्कशन चलता रहेगा हमारा। अभी तो क्या ज्यादा कंटेंट हुआ नहीं है, तो कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा ऐसा हो सकता है, लेकिन जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हर दिन तुम्हें लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, और तुम्हें वो हर दिन सॉल्व करने पड़ेंगे। मगर तुम चाहते हो बढ़िया स्कोर रहे तुम्हारा हमेशा हर एक एग्जाम में मैथ्स में, तो तुम्हें हर दिन 15 से 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। उतना तो मैं होमवर्क देता रहूंगा तुम लोगों को, ठीक है। तो उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए, ठीक। जिन्होंने भी मान लो आज होमवर्क नहीं किया था, तो ध्यान रखना, होमवर्क डिस्कशन जो होता है वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। अगर मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों से हम सीखते हैं, एक तो क्लास में भी सीखते हैं और डिस्कशन में भी सीखने को ही मिलता है। यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है, जैसे मान लो तुमने घर पे कुछ होमवर्क किया, उसको सॉल्व करते वक्त कहीं ना कहीं पे जाके तुम फंसे होंगे, वहां पे जाके वो क्वेश्चन तुम्हें नहीं बना होगा, किसी बीच में स्टेप में जाके फंसे होंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि मैथ्स में ऐसा कभी पता नहीं चलता स्टार्टिंग में देख के, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, कि वो क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है कि बनेगा या नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होता। वो सॉल्व करने के बाद हमें अंदर जाके पता चलता है।
हाँ अब आगे थोड़ी सी दिक्कत है, ये बन नहीं सकता है हमसे। तो जब तुम सॉल्व करते हो घर पे और बीच में जाके अटकते हो और फिर वो डिस्कशन के थ्रू तुम्हें पता चलता है कि कहाँ पे क्या गलती तुम कर रहे थे, तो वो जो सीखने को मिलता है वो सबसे बढ़िया, मतलब एक ख्याल से मेरे से सीख होती है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो तुम सिर्फ डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो बिना सॉल्व किए, तो वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा तुम लोगों के लिए जितना कि सॉल्व करने के बाद तुम अटेंड कर रहे हो डिस्कशन। ठीक है, अभी तो क्या है, थोड़ा सिंपल सा टॉपिक है, धीरे धीरे आगे टफ टॉपिक आएंगे हमारे, तो एक आदत हमें जनरेट करनी है इसकी। डाउट आते हैं तो डाउट पूछने हैं, हिचकिचाना हिचकिचाना नहीं है डाउट पूछने के लिए। ठीक है, सारे डाउट्स तुम्हें बताए जाएंगे। ठीक, और पढ़ाई करने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले क्लास में ही, कि आधा घंटा जैसे ही क्लास हमारी खत्म होती है उसके बाद आधा घंटा हमें क्लास नोट्स पढ़ने होते हैं। ठीक है, ऐसा तुम जैसे हमारे हर एक क्लास के बीच में आधा आधा घंटे का गैप है ना, तो इसमें भी तुम वो सारी चीजें कर सकते हो। जैसे मान लो अभी मैथ्स की क्लास खत्म हुई तुम्हारी 4:45 बजे, उसके बाद 5:15 बजे दूसरी क्लास शुरू होती है। क्लास नोट्स तो तुमने बनाए हुए होंगे क्लास में, है ना, जो 1.25 घंटे की हमारी क्लास हो रही होगी, तो आधा घंटा बस उसको देख लेना, उसमें जो क्वेश्चन है उसको एक बार फिर से सॉल्व कर लेना है, फॉर्मूले जो होंगे उसको लिख लिख के याद करना है, एंड शॉर्ट नोट्स में फिर से एक बार लिख लेना है। तो इस तरीके से अगर तुम ये आधा आधा घंटा भी यूटिलाइज करोगे ना बीच के गैप का, उसमें तो मेरे ख्याल से स्क्रीन का तो कोई जरूरत पड़ती नहीं होगी, वो तो बंद करके रखना पड़ेगा मोबाइल। और वो ये आधा घंटा हम इसीलिए देते हैं, किसी को अगर चार्जिंग करनी है, किसी को कुछ करना है, उसके लिए दिया जाता है ये, तो वो अपना चार्जिंग में लगा के इधर आधा घंटा पढ़ते रहना। ठीक है, तो इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। या तो जो नेक्स्ट क्लास है, अगली क्लास मान लो तुम्हारी किसी की होगी, शायद थर्ड क्लास है, अब ये तो नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास है, तो या तो तुम ऐसा कर सकते हो, ये आधा घंटा उसका कंटेंट पढ़ने में लगा सकते हो। तो टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना तुम, और अभी से वो आदत डाल लो एक, वरना क्या जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना थोड़ी सी दिक्कतें शुरू हो जाएगी। तो उससे बढ़िया अभी से हम अवेयर रहते हुए टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यस सर। ये अच्छी आदतें अभी से अगर तुम डाल लोगे तो बहुत फायदा करेगी तुम्हें ये आगे। एग्जाम में सिर्फ नॉलेज ही काम में नहीं आता है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। अभी जैसे मैंने बताया, तुम सिटिंग कैसे है तुम्हारी, प्रॉपर टेबल चेयर पे पढ़ते हो नहीं करते हो, फिर उसके बाद तुम कितने घंटा एक, मतलब कभी कभी किसी किसी की आदत होती है 15 मिनट में उड़ जाते हैं, आधे घंटे में उड़ जाते हैं, वो फिर एग्जाम में रिफ्लेक्ट होती है वो सारी चीजें। एग्जाम में भी फिर क्या होने लगता है, आधा घंटा बैठे फिर अंदर से आवाज आती है अभी उठना है अभी उठना है, तो वो फिर परफॉर्मेंस खराब करती है एग्जाम में। तो हमें सीटिंग भी बढ़ानी है धीरे धीरे, अभी मान लो एकदम से नहीं बढ़ती है वो, धीरे धीरे करके 1 घंटा, फिर धीरे धीरे करते करते उसको आधा घंटा करेंगे, 2 घंटे, और मैक्सिमम 3 घंटे की सीटिंग हमें करनी है पेपर के हिसाब से। ठीक है, एक पेपर 3 घंटे चलेगा, मेंस का तो 3 घंटे होगा, एडवांस की अगर बात की जाए तो बीच में 2 घंटे का गैप मिलेगा, तो कंटिन्यूस 6 घंटे तो बैठना नहीं होता है ना। तो 3 घंटे बैठने की आदत हमारे अंदर एक जनरेट करनी हमें। ठीक, वो एक दिन में नहीं होगी, उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, भले ही कितना भी उठने का मन कर रहा है, थोड़े देर तो बैठे रहो वहां पे, भले मान लो कुछ सॉल्व नहीं कर रहा लेकिन बैठे रहो ऐसे, तो धीरे धीरे करते करते वो आदत भी डल जाए। किसी किसी को होता है ये प्रॉब्लम, सभी का नहीं होगा इसमें, लेकिन कुछ बच्चों का होता है जो हमारे पास जनरल क्वेरीज आती है हर साल, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ ये। ठीक है, चलो फिर इतना अभी स्टार्ट भी करेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा अपना। तो कल भी अपना क्लास है, तो उसमें हम वेन डायग्राम देखेंगे। ठीक है, यस सर। चलो फिर ठीक है। यस सर। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स है एक बार मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें लिंक्स भेज दूंगा। ठीक, अभी तो तुम लिंक्स देख लो, उसके बाद रिकवरी भी लगेगी तुम लोगों की। चलो ठीक है फिर। सर आज आज भी के कुछ लेक्चर होमवर्क की है? लिंक हाँ डाल देना भेज ग्रुप।
हाँ, लेक्चर की लिंक आज शाम तक या कल सुबह तक अपलोड हो जाएगी, ठीक है। ओके, किसी को और कुछ पूछना है क्या? नो सर। चलो नो ठीक है, सर। ओके देन।